Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter 2. इसके हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था सोशलिज्म के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में। सोशलिज्म वो होता है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम रखा जाता है और सब कुछ कहा जाता है सोसाइटी के पास ही होना चाहिए, वरना अगर एक पर्सन के पास हो तो अपने पर्सनल गेन के लिए सारी चीजें कर लेगा और सोसाइटी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? What would be the basis of socialist society? अगर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर्टी किस तरीके से सोसाइटी ऑपरेट करेगी और व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होगा वो चलिए हम देखते हैं। चैप्टर में हम वही सब देखेंगे। चैप्टर का नाम ही सोशलिज्म। तो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर का एक अलग ही विजन बना के रखते हैं। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ क्या बिलीव करते थे? कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए सबको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह। तो रॉबर्ट ओवन, ये रॉबर्ट ओवन है, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है, sought to build a cooperative community called न्यू हार्मनी इन इंडियाना। तो यूएसए में कोई इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है, उसने बोला कि मुझे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना नाम से, न्यू हार्मनी नाम से इंडियाना। ठीक, अब other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative। क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बननी चाहिए, उन्हें एक ग्रुप हैंडल करना चाहिए। दे डिमांडेड द गवर्नमेंट इंकरेज कोऑपरेटिव को इंकरेज करो। इन फ्रांस में क्या हो गया? फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक, क्या है लुइस ब्लैंक, वांटेड द गवर्नमेंट टू इंकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। वो भी चाहते थे फ्रांस वाले भी कि भाई कोऑपरेटिव लाओ, ये कैपिटलिस्ट रहने दो, ये सारे अपने लिए करते हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं करते। तो दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, ये कोऑपरेटिव्स है ना, ये एसोसिएशंस ऑफ पीपल है, लोगों के समूह में रहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को साथ में और डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। जिस तरीके का वर्क करा उस तरीके का शेयर उनको मिल जाता है। बट कैपिटलिस्ट तो सारा खुद ही लेके चले जाते थे। तो सोशलिस्ट में एक बड़ा सा विद्वान आया, कार्ल मार्क्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, कार्ल मार्क्स। 1818 से 1883 के बीच का ये पर्सन है। कौन? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स added other ideas to this body of arguments। ये आर्ग्यूमेंट पे और भी बॉडी बनाई गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए ताकि सारा चीजें हो। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये सब बताया। अब मार्क्स ने ये कहा, आर्ग्यू किया दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। भाई जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है ना वो सारी की सारी कैपिटलिस्ट है और ये कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री। जितना भी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटलिस्ट, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। और जितना भी प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट का वो वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन करता है प्रोड्यूस? वर्कर्स करते हैं। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज देयर दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो क्या है भाई यहाँ पे क्या बताया गया है? भाई जो कैपिटलिस्ट है वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री में और प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वर्कर्स। और कंडीशन ऑफ वर्कर्स जो इंप्रूव तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज जो ने जो अक्यूमुलेट किया है उसको शेयर ना करे। और जब तक प्राइवेट कंपनीज ये अक्यूमुलेट करती रहेगी सारा प्रॉफिट और शेयर नहीं करेगी तब तक इस समस्या का कोई हल हमें नहीं दिख रहा है। भाई वर्कर्स के साथ शेयर करो, वही तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आपकी। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का हटाना पड़ेगा, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी होगी जो सारी की सारी सोशल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी।
दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट। और कार्ल मार्क्स बोलता था कि भाई ये कम्युनिस्ट सोसाइटी है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम, जीतेंगे इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। और वो कन्विंस था कि भाई अगर ऐसा हो गया वर्कर्स जीत जाएंगे कैपिटलिस्ट। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। ये किसका नाम बोला भाई? कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई कम्युनिस्ट सोसाइटी ही फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी हो गई। ये बोला किसने? कार्ल मार्क्स ने। का जन्म या इसका शासन से शुरू। ठीक, कार्ल मार्क्स का हमने देख लिया, यही चाहता था कि सोसाइटी इसके पास सारा पावर होना चाहिए, और आपने दे रखा प्राइवेट इंडिविजुअल। सोशलिज्म ही फ्यूचर है, नेचुरल फ्यूचर। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के लिए कुछ सपोर्ट इकट्ठा हुआ। किस तरीके से इकट्ठा हुआ? आ जाइए देखिए। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। पूरे यूरोप में सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो फैल गए। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। तो उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल नाम की बॉडी बना दी उनके एफर्ट्स को करने के लिए। यूरोप में कुछ सोशलिस्ट ने ये बॉडी बना दी, इंटरनेशनल बॉडी, सेकंड इंटरनेशनल नाम से। अब वर्कर्स इन इंग्लैंड, यूरोप की बात हो रही है तो ये सब तो आएंगे ही, यूरोप में ही तो बनी है सेकंड इंटरनेशनल। तो वर्कर्स जो इंग्लैंड में कर रहे थे, तो जर्मनी में कर रहे थे, बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग। चाहते थे बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन। दे सेट अप फंड्स to help members in the times of distress and demanded a reduction of working and hours and the right to vote। तो ये सारी की सारी चीजें वो डिमांड करते थे जर्मनी और इंग्लैंड के कई सारे वर्कर्स, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स इन सबसे वो इंस्पायर भी थे, और दूसरी बात उनके शोषण भी हो रहा था, तो वो भी उनका मेन रीजन था। तो वे राइट टू वोट, वर्किंग आवर्स को घटाना, ये सब मांग रहे थे। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इस तरीके की जो एसोसिएशन थे ना, जो सारी मांगे रख रहे थे, जर्मनी में ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD से जुड़े हुए थे, और हेल्प्ड टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। इन्होंने जो कई तरीके की पार्लियामेंट्री सीट्स विन करने में भी लोगों की हेल्प करेगी। बाय 1905 आते आते सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। तो सोशलिस्टों ने और जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? एक लेबर पार्टी बनाई। कहाँ पे? ब्रिटेन में। एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो सोशलिस्ट पार्टी बनाई कहाँ पे भाई? फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी बना दी। ठीक है। हावेवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। मगर क्या हुआ? 1905 में बना तो थी पार्टी, बट उन्हें क्या हुआ? बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 9 years लग गए कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करने में। उन्होंने कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करी 1914 तक। कहाँ पे? यूरोप में, सोशलिस्ट और लेबर पार्टी ने। अब रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। यही सब रन किया करते थे। सोशलिस्ट का तो कोई नामो निशान था ही नहीं गवर्नमेंट में, चाहे लेबर पार्टी बनी हो ब्रिटेन में या फिर सोशलिस्ट पार्टी बनी हो फ्रांस में, इनका कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, और जाइए यहाँ पे। ये तो हमने देख लिया अभी, सोशलिज्म यूरोप में बात कर ली, कार्ल मार्क्स देख लिया। अब आता है रशियन रिवॉल्यूशन। क्या आता है भाई? रशियन रिवॉल्यूशन। ये कोई किंग है रशिया का, वो बता रखा। तो द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, किस तरीके का है रशियन रिवॉल्यूशन। इन वन ऑफ द किसमें इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। क्या है कि रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स हो चुकी है। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। सोशलिस्ट जो है उन्होंने रशिया में टेक ओवर कर ली गवर्नमेंट थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। इस
अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 से उन्होंने गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर ली। कहाँ पे? सोशलिस्ट गवर्नमेंट। रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई, सबसे पहले आई। द फॉल ऑफ द मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। मोनार्की का अंत हो गया 1917 में और सोशलिस्ट पार्टी पावर में आ गई और गवर्नमेंट बना गई। पता है कम्युनिस्ट थी, सोशलिस्ट वाले भी, कार्ल मार्क्स यही मानता था। हाउ डिड दिस कम अबाउट? किस तरीके से ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ? 1917 में ये क्या हुआ? अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या है, ये सब। तो चलिए वन बाय वन हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर लें। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम आगे देख रहे हैं। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन ओकर? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो यू शुड स्टडी ऑल दीज थिंग्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस लुक एट रशिया ए फ्यू इयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। जब भी कोई चीज पढ़ोगे तो उसका पहले की स्थिति देखोगे, वे पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है, क्या कारण है ऐसी स्थिति बनने का। चलिए आ जाइए, तो आ जाते हैं हम हमारे रशियन रिवॉल्यूशन की पहले टॉपिक पे। रशियन एम्पायर 1914 में कैसा था? 1970 में रिवॉल्यूशन से गवर्नमेंट बनी, तो 1914 में उससे पहले क्या क्या हो रखा था वो हम देखेंगे। किंगों के बारे में, सारे वॉर वगैरह उनके बारे में देखेंगे। आ जाइए, फिर 1914 की बात है। सार निकोलस, ई साइलेंट अगर आप मानो तो, सार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। ये रहा हमारा सार निकोलस टू। देखिए इसने जो है रशिया को रूल किया और एम्पायर बना दिया इसने। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को की टेरिटरी के साथ साथ के अराउंड जो है रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड भी था, लतविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये सब भी उस टाइम रशिया का पार्ट थे। कब? 1914। ठीक, ये हमने देख लिया। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट। तो क्या है यहाँ पे? इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक, ये जो है पैसिफिक जो है ना वहां तक स्ट्रेच कर गया और कंप्राइज करता था किसको? सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थे, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन सब पे भी इसका राज था, रशियन रिवॉल्यूशन का ही राज था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो रिलीजन तो क्रिश्चियन, ये जो है क्रिश्चियन वाले रिलीजन के ही लोग थे, बट ये ऑर्थोडॉक्स, they believe in orthodox religion like Christianity which is in orthodox religion। अभी न्यू क्रिश्चियनिटी नहीं, कैथोलिक भी होते हैं, प्रोटेस्टेंट भी होते हैं, कई तरीके के होते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये बने थे। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, मैंने कहा ना प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम्स भी है और बुद्धिस्ट भी है। ये सारे भी, ये दोनों भी क्रिश्चियन वाले ही हैं, बट इनमें अलग है, ये ऑर्थोडॉक्स हो गए, मुस्लिम बुद्धिस्ट। क्योंकि रशिया में मुस्लिम बुद्धिस्ट ये सब भी रहा करते। इस तरीके से ये जो है कई तरीके के, ये देखिए आज के ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ना, सारे पहले रशिया का पार्ट हुआ, इतना बड़ा था रशिया। ठीक है, यूक्रेन वगैरह पहले इसी के पार्ट। अब आ जाइए, ये तो हमने देख लिया रशियन रिवॉल्यूशन की, इसके बारे में, रशियन एम्पायर के बारे में कि भाई इतना बड़ा रशियन एम्पायर फैला हुआ था। 1914 में निकोलस, सार निकोलस टू का एम्पायर है। ठीक है, मान लिया हमने ये सार निकोलस टू का एम्पायर हमने अच्छी तरह से मान लिया, ये सारे इनका रिलीजन मान लिया। अब आ जाते हैं क्या पे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि किस तरीके की रशिया की इकोनॉमी थी और कैसी उनकी सोसाइटी हुआ करती थी। चलिए आ जाइए, वी विल डिस्कस व्हाट इज द रीजन ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. सब खेती करते। About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. Agriculture से जो है earn करती थी अपनी living, 85%. It is more than enough. This portion was higher than in most European countries. इतना ज़्यादा proportion agriculture में होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी सारी कंट्रीज के लिए जो यूरोप में।
फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज 40-50, बट इसमें तो 85 था. इन द एम्पायर cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. रशिया जो है ग्रेन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था. वहां पे एग्रीकल्चर बहुत होता था, लोग अपने लिए भी और मार्केट के लिए भी उगाया करते थे बहुत सारी चीजें. इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. इंडस्ट्री जो अलग अलग जगहों पे पॉकेट्स में छोटी छोटी पाई जाती थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग. सेंट पीटर्सबर्ग जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया उस टाइम पे था. इसमें मॉस्को भी था. अब क्राफ्ट्समैन undertook much of the production, but large factories existed alongside craftsworks. जो क्राफ्ट जो चीजें बनाया करते थे वगैरह वो सब जो है प्रोडक्शन किया करते थे, और लार्ज फैक्ट्रीज जो है इसमें एग्जिस्ट भी करती थी. मैनी फैक्ट्रीज जो सेटअप हुई थी ना वो 1819 में ही शुरू हो गई थी. 1890s के दौर पे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गया था. When Russia's railway network was extended, जब रशिया का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो गया एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज में आने लग गया, तो क्या हो गया, कोल प्रोडक्शन डबल्ड. कोल प्रोडक्शन जो डबल हो गया रशिया में. आयरन स्टील आउटपुट क्वाड्रुपल्ड, बहुत ज्यादा बढ़ गया. एंड बाय 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स. तो फैक्ट्री वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन, ये सब एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था. कौन? रशिया. अब मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. अब जब इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी थी? प्राइवेट ओनर्स की. किसकी? प्राइवेट ओनर्स की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी. गवर्नमेंट सर सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है देखा करती थी लार्ज फैक्ट्रीज को कि भाई मिनिमम वेजेस देंगे और लिमिटेड आवर्स वर्क भी कराएंगे, कमी कराएंगे वर्क और कमी वेजेस देंगे. बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन. मगर रूलों को ब्रोक करने वाले तो उस समय भी थे ही थे. अब इन क्राफ्ट्स यूनिट्स, स्मॉल वर्कशॉप्स, द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स. तो कराया तो कम जाना चाहिए, बट 15 घंटे कराते थे, कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज. मतलब क्राफ्ट्समैन यूनिट स्मॉल वर्कशॉप में तो 15-15 घंटे काम कराया जाता था, और जो दूसरी फैक्ट्रीज थी उनपे 10-12 घंटे कराया जाता था. इतना बड़ा फर्क था. 2-3 घंटे आपके लिए छोटे होंगे बट उनके लिए बड़े थे. अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटोरीज. तो रूम से लेकर के डॉर्मिटोरीज तक जितने भी अकोमोडेशन के तरीके थे वो वेरी करते थे. कहीं छोटे इस तरीके के रूम थे, कहीं बड़े थे, ऐसे हुआ करते थे. ये डॉर्मिटरी बता रखा है एक. अब वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप. वर्कर्स जो है डिवाइडेड थे, कई तरीके के सोशल ग्रुप्स थे. सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम. कुछ लोगों की क्या थे, स्ट्रॉन्ग लिंक्स विलेजर्स के साथ. फ्रॉम विच दे केम, जहां से वो आए थे ना उन विलेजेस के साथ उनके क्या थे, स्ट्रॉन्ग लिंक्स हुआ करते. अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली. और जो अदर्स थे ना, जो दूसरे लोग थे, वो सेटल्ड होते थे कहाँ पे, परमानेंटली कुछ सिटीज में सेटल हुआ करते थे. वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स. वर्कर्स जो है ना उनको स्किल्स के साथ डिवाइड कर दिया जाता है. जिसकी जैसी स्किल होगी उसको वैसा काम दे देंगे. अब मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड. ने क्या रिकॉल किया? मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स. जो मेटल वर्कर्स थे ना वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, अपने आप को महान समझते थे दूसरों से. देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. उनका ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए. वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914. तो फैक्ट्री में वुमन भी काम करती थी, और 30% 1% जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे उनमें वुमन थी 1914 के टाइम में, जब सार निकोलस था 2. बट दे वर पेड लेस देन मैन. अब वुमन को रख तो लिया बट उनको मैन से कम दिया जाता था, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मेन्स वेज.
मेन से 3 क्वार्टर कम, हाफ एंड 3 क्वार्टर। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स, उनको ड्रेस वगैरह मैनर्स वगैरह ये सब दे दी जाती थी, भाई पहनो आप सब हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स हो तो हमारी फैक्ट्री के नाम वाली टी शर्ट पहनो। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस एक्सिस्ट। बट क्या है कि उस टाइम पे भी कुछ एसोसिएशन तो थे, बाय चांस कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो थोड़ी बहुत सहायता दे दिया करते थे, बट ऐसे बहुत कम सहायता देते थे, इस वजह से कम थे, जबकि चीजें ज्यादा थी, ये हमने देखा। अब डेस्पाइट डिविजन्स, जो डिविजन्स थे, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसेस और वर्क कंडीशन। जब वो किसी को डिसमिस कर देंगे तो वो भाई प्रोटेस्ट करेगा, वर्क कंडीशंस खराब होगी, उसमें बोलेंगे काम करो, भाई कैसे होगा, बीमारियां हो जाएगी बहुत ज्यादा, लोगों की डेथ हो जाएगी, तो इस पे अगर डिसएग्रीमेंट होता तो लोग स्ट्राइक कर देंगे, उसमें तो यूनाइट होते थे। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा होता था। ड्यूरिंग कब 1896 से 1897 के बीच में, कब से कब तक 1896-97 एक साल में। एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902 स्ट्राइक हुई थी। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, ज्यादातर कंट्री में जो किसान थे ना वो ज्यादातर लैंड पे कल्टीवेट किया करते थे फसलों को, क्रॉप्स। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी, बट जो चर्च था, जो नोबल लोग थे, जो क्राउन था, उनके पास ही सारी प्रॉपर्टी थी, पीजेंट्स को तो बस कल्टीवेट करने के लिए रखा था। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, पीजेंट्स भी जो है डिवाइड थे, कैसे? दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, पीजेंट्स भी जो है रिलीजियस थे भाई, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। बट किसी भी पीजेंट को, वर्कर को नोबल्स अच्छे नहीं लगते थे, कुछ एक्सेप्शन होंगे बट सारों को अच्छे नहीं लगते थे, मेजोरिटी। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द Tsar Nicholas II, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, क्योंकि पॉपुलैरिटी की वजह से नोबल्स नहीं बने थे, वो सार की सर्विस करते थे, इस वजह से बने। दिस वाज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। जबकि फ्रांस के जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उसमें पीजेंट्स ने नोबल्स की रेस्पेक्ट करी थी और उनके लिए लड़े भी थे, मगर रशिया में ऐसा नहीं था, रशिया में उल्टा था। रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम, भाई हमें दो ये सारे नोबल्स का लैंड जो आपने उनको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, जब पीजेंट से बोला गया कि रेंट तो नहीं देंगे, मर्डर कर देते थे, भाई पैसे वैसे नहीं है, कहाँ से रेंट मांग रहे हो। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, बहुत ज्यादा हो गया। और फिर 1905 में सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, और फिर जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, पूरे रशिया में जो है दंगे होने लग गए, तो रशिया में लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे और लोग टैक्स देने के लिए बाध्य कर दिए गए थे, रेंट देना पड़ रहा था उन प्रॉपर्टी का जो नोबल्स को दी हुई थी। तो रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। पीजेंट्स जो है छीन के ले लिया करते थे, हर जगह तो पीजेंट्स को दबाया जा रहा था, मगर यहाँ पे पीजेंट जो है बिल्कुल ही अलग थे, बिल्कुल ही रशिया में बिल्कुल ही अलग तरीके के पीजेंट्स हुआ करते थे, जो अगर नहीं मिलता था कुछ भी तो छीन लेते थे। क्या कर लेते थे? छीन लेते थे, और वो टुगेदर रहते थे। तो ये हमने क्या देखा अभी? हमने देखा इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पीजेंट इन प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग में, प्री वॉर में कुछ अनपीजेंट दिए हुए। वॉर की बात हम बाद में करेंगे, ये डोरमेंट की मैंने आपको बात बता दी थी, डोरमी यहाँ पे कोई आपको बताया हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये हमने देख लिया इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, इस तरीके सोसाइटी पीजेंट की कंडीशन अलग थी, वर्कर्स की अलग थी, ये सब हमने देख लिया। अब आते हैं सोशलिज्म इन रशिया, किस तरीके सोशलिज्म बढ़ा। जब ये सारी बात हुई, वर्कर्स की हालत गंभीर थी, ये सारे काम थे, आप जानते हो ना, जब भी बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तभी कोई ना कोई एक चीज उभर कर आती है, तो सोशलिज्म उभर के रहा है। कार्ल मार्क्स ने जो कहा वो सही हुआ कई महीनों में, क्योंकि आज के टाइम पे भी वही हो रहा है। कैपिटलिस्ट, आप सुनते हैं इंडिया की ज्यादातर प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है इंडिया के, इसका मतलब क्या है कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा था बिल्कुल सही था,
उसने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, बट लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी राइट, अकॉर्डिंग टू इट विल बी रॉन्ग, बट ये जो डिपेंड करता है लोगों पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोशलिज्म रशिया, किस तरीके से सोशलिज्म रशिया में फेल गया जब ये कंडीशन थी, वो हमें देखना है। ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया और सोशलिज्म रशिया नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।